अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये कुछ रीजनिंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 50% पेपर आता है। रीजनिंग्स बहुत ज़्यादा आएंगी, बाकी सारे फार्मूलाज आएंगे। ओके, अच्छा जी। अगर हम पहली रीजनिंग देखें, हाउ टू चेक फॉर ज़ीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में अगर हमें ज़ीरो एरर चेक करना है कि एरर ज़ीरो हो, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आनी चाहिए, तो क्या होगा? देखो, वर्नियर कैलिपर पे एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड कहते हैं इंटरनल और राइट साइड कहते हैं एक्सटर्नल। अगर ये दोनों रीडिंग हम ज़ीरो पे रख दें पहले ही मेजर करने से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो वर्नियर कैलिपर का जो एरर है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। रही बात माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की, तो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है, अम, जो इसकी स्पिंडल होती है, जो कॉर्नर पे होती है, जिसे हम घुमाते हैं, उसको बिल्कुल टाइट से ना पैक करना होगा। अगर वो थोड़ा सा भी लूज हुआ तो फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है उसकी रीडिंग एरर, उसकी रीडिंग में एरर आ सकता है। मीटर रूल में सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, हमें स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो जो फाइनल रीडिंग है वो भी हमारी एक्यूरेट आएगी। स्टॉप वॉच में ज़ीरो एरर चेक करने के लिए हम में मेक श्योर करना होता है कि जो स्टॉप वॉच है वो पहले रीसेट हुई हुई है, यानी कि ज़ीरो 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 से स्टार्ट की जाए। और अगर ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं की जा रही तो जिस भी पॉइंट से स्टार्ट की जा रही है वो नोट किया जाए, ताकि बाद में फाइनल माइनस इनिशियल करके हम टाइम निकाल सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाउ टू चेक अ ज़ीरो एरर इन अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। कुछ भी नहीं, बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें पूरा सर्किट टाइटली पैक करना होता है, यानी कि सारे स्क्रू टाइट हैं नहीं हैं। ठीक है। और जो इस वोल्ट मीटर और एमीटर में एक मीटर होता है, ठीक है, वो मीटर में एक पेन होती है, वो पेन रोटेट करती है, तो हमें पता है कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना करंट आ रहा है। हमें क्या करना होता है, हमें उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट करना होता है, एंड देन हम देखते हैं डिस्कनेक्ट करने के बाद जो मीटर में रीडिंग है वो ज़ीरो आ रही है एक्यूरेट या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़ीरो से ऊपर होती है, तो ज़ीरो से ऊपर जब इनिशियल है तो डेफिनेटली एरर आ गया। तो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं, देखते हैं उसके मीटर में कि जो रीडिंग है वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो एरर होगा, अगर ज़ीरो नहीं है तो उसके अलावा वो एरर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। Question number four. Why the pointer reading ammeter voltmeter is gently tapped before taking the reading? Okay. जब भी हम वोल्टेज या करंट सप्लाई देखते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में, हम देखते हैं कि वो पिन रोटेट करती है। वेट, लेट मी शो यू। हम क्या देखते हैं, ये एमीटर है, ठीक है, ये इसका पॉइंट ज़ीरो है, ये पिन रोटेट करके यहाँ तक आएगी, ठीक है, इस तरफ। एंड फिर अब हमें वोल्टेज की रीडिंग नोटिस का मेजर करनी है। तो यही पिन पहले आगे जाएगी एंड देन थोड़ा सा बैकवर्ड आएगी, यानी कि यहाँ पे बनेगा फाइनल। तो पहले आगे क्यों जाता है फिर, तो बाद में से पीछे आना ही होता है थोड़ा सा, तो आगे क्यों जाता है? बेसिकली वो जो वोल्ट मीटर है वो ये कैलकुलेट कर, वो ये मेक श्योर कर रहा होता है कि जो पहले जो रीडिंग आती है वो फ्रिक्शन के साथ आती है, और बाद वाली जो रीडिंग होती है वो फ्रिक्शन के बगैर होती है। इस वजह से वो फ्रिक्शन को डिटेक्ट करके उसे सब्ट्रैक्ट कर देता है। इसी वजह से हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द निडल एंड द पाइवट, बस यही है, वो फ्रिक्शन को डिटेक्ट करता है एंड देन बाद में रिड्यूस कर देता है। अच्छा, व्हेन मेकिंग अ रे डायग्राम, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं, व्हाई शुड रे एंड नॉर्मल बी एज थिन एज पॉसिबल। देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पेंसिल शार्प इस्तेमाल करनी है, क्योंकि रे डायग्राम जब भी हम बनाते हैं हमें बहुत थिन लाइंस बनानी होती हैं। क्यों बनाते हैं थिन लाइंस, रीजनिंग क्या है? मैं हमेशा से कहता हूँ कि रीडिंग एक्यूरेट आती है, ठीक है, दूसरी चीज़ एंगल परफेक्ट निकलता है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, द लाइन मेक इट पॉसिबल टू ऑब्टेन प्रिसाइज रीडिंग विथ थिन लाइन,
थिन लाइंस के साथ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर एक्यूरेट एंगल ऑफ इंसिडेंट या रिफ्लेक्शन, ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारे हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैकेट इन अ माइक्रोमीटर? ओके वेट, मैं रैकेट दिखाता हूँ। रैकेट जो होता है वो दो तीन जगहों पे होता है। ओके, ये रहा रैकेट। अच्छा, होता क्या है, ये रैकेट को हम अपनी मर्जी से रोटेट करते हैं। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये जो स्पिंडल फेस है, स्पिंडल है, ये अंदर होगा और बाहर होगा, दैट सी बात है। उसे घुमाएंगे तो ये आगे और पीछे होगा ना। तो रैकेट जो है उसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ये जो बॉल है बीच में जिसका हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है या डायमीटर कैलकुलेट करना है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकें और इस बॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो जाए जिसकी वजह से बॉल यहाँ से हिले नहीं। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ पे रीजनिंग क्या लिखी हुई थी। टू प्रिवेंट अंडर प्रेशर फ्रॉम बीइंग एक्सर्टेड, ठीक है, प्रेशर और कहीं से नहीं लगे उस बॉल के ऊपर, लग भी जाए तो फ़ायदा नहीं हो, वो बॉल हिले नहीं। ठीक, नेक्स्ट। लिक्विड रीचिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर क्विकली गिव वन रीज़न। लिक्विड जो है इतनी तेज़ी से अगर बहुत जल्दी से मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए, एक रीज़न दे दो। बहुत सारे रीज़न है, इधर जो लिखा है वो पढ़ते हैं। देखो, ये सवाल पूरा नहीं लिखा हुआ, पहली बात तो ये है। ये बात हो रही है सर्किट की, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट, हमें पता है कि करंट जितना ज़्यादा एक्सेस लो होता है, लिक्विड या कोई भी चीज़, लिक्विड सॉलिड या गैस, गैस तो नहीं होती, लिक्विड या सॉलिड, वो जो है बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। जबकि करंट एक वक्त आता है स्लो स्लो इंक्रीज होता है, बट के और दूसरी तरफ जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज होता है। हमने ग्राफ भी पढ़ा था ना, ग्राफ कुछ इस तरीके का था। ये हमने ग्राफ बनाया था और इधर टेम्परेचर था, इधर करंट था। हमने देखा था कि टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है जबकि करंट बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा है। शुरुआत में तो सेम रहता है, देन आहिस्ता आहिस्ता ये टिल्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ से याद आ गया हमें क्या, कि टेम्परे करंट के बढ़ने से टेम्परेचर बहुत जल्दी से इंक्रीज होता है। अच्छा, why it is why is the temperature 20 सेल्सियस मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर? हमने मेजरिंग सिलेंडर में हमेशा से देखा होगा ऊपर लिखा होता है 20 सेल्सियस और नीचे वॉल्यूम गिवन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर कहता है कि 20 सेल्सियस, अगर जो भी जिस चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसका जो टेम्परेचर है वो 20 सेल्सियस है तो मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स दूंगा। 30 के लिए अलग होता है, 40 के लिए अलग होता है, मगर अगर 20 लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि 20 सेल्सियस पे बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दूंगा उस लिक्विड की जो कि आपने मेरे अंदर रख के उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो। Why an image is measured from the position behind the screen rather than front? ओके, मोबाइल की स्क्रीन की एग्जांपल लेते हैं। अगर मोबाइल की स्क्रीन में जो इमेज क्रिएट हो रही है वो फ्रंट पे हो रही है, ठीक है, हमारे सामने, तो हमें बहुत क्लियर दिखती है। इसके बजाय अगर वही इमेज स्क्रीन की दूसरी तरफ क्रिएट होती तो क्या होता? पहली बात तो ये हो सकता है हमें स्क्रीन दिख जाए क्योंकि ग्लास है, मगर कुछ रेज ना रिफ्लेक्ट भी होंगी, जो रिफ्रैक्ट होंगी वो तो हमें दिख जाएंगी, कुछ रेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि पूरी क्लियर इमेज हमें नहीं दिखेगी। यही इसकी रीजनिंग है। व्हाट इज मीन्ड गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन? ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मतलब सर्किट कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए, सारे स्क्रू टाइट होने चाहिए। बस यही है। इससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जितना अच्छा सर्किट होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी हीट कम बनेगी उस सर्किट के अंदर। सिंपल। इसे कहते हैं गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। स्टेट वन प्रिकॉशन अदर देन अवॉइडिंग पैरेलैक्स एरर दैट शुड बी यूजिंग स्कूल लैब थर्मोमीटर टू इंश्योर। अच्छा, थर्मोमीटर यूज़ करने का तरीका बताओ कि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ जाए। पैरेलैक्स एरर तो पहले ही है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो जब थर्मोमीटर को हम लिक्विड में पोर करते हैं तो पूरा थर्मोमीटर डाल देते हैं क्या? नहीं, हमें 1/3 डालना होता है, यानी कि नीचे का हिस्सा सिर्फ डालना होता है, बाकी ऊपर ही रखते हैं। या 2/3 भी डाल दो तो कोई मसला नहीं, मगर 1/3 जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है ताकि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ जाए। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ और मास ऑन द पीरियड ऑफ पेंडुलम? पीरियड ऑफ पेंडुलम बोला है, पेंडुलम नहीं बोला। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई L/G। तो टाइम इज इक्वल्स टू, यानी कि पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेंथ है और ग्रेविटी, इसमें कहीं भी टेम्परेचर दिख रहा है नहीं। और लेंथ जो है वो ऊपर है, नॉमिनेटर में है, तो लेंथ के बढ़ने से टाइम इंक्रीज होगा और ग्रेविटी के बढ़ने से टाइम डिक्रीज होगा, वो डिनोमिनेटर में, इस वजह से। ठीक है, कहीं भी इसमें हमें टेम्परेचर नहीं दिख रहा, तो टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पेंडुलम लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंड लेंथ हैज़ द इन्वर्सली इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ पेंडुलम। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? लेंथ, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज द लेंथ। ठीक है, और मास का नो इफेक्ट होता है। ठीक, सॉरी, मास भी नहीं था इधर, मैंने टेम्परेचर समझा। मास भी नहीं है उस फॉर्मूला के अंदर, इस वजह से मास नहीं लिया। What are the good condition to get accurate fixed point? पूरा सवाल नहीं लिखा हुआ, ये बात हो रही है थर्मोमीटर की। तो थर्मोमीटर में हमें पता है कि 1/3 हमने बोर करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स अगर लानी होगी तो हमें रीडिंग्स लेने से पहले जो शेविंग फॉर्म होता है, शेविंग आइस आइस शेविंग होती है, आइस शेविंग से उस थर्मोमीटर को वॉश करना है, ताकि अंदर का जो मर्क्यूरी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फैल जाए और वो वॉल्स के साथ अटैच हो जाए। देन फिर हम अच्छे से रीडिंग्स ले लेंगे। वेट, ये लो। ओके, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आइस पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट क्या होता है। आइस पॉइंट 0 होता है, स्टीम पॉइंट जो होता है वो 100 होता है। तो देन इसमें हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? मिनिमम माइनस, नहीं सॉरी वेट, इसका फार्मूला है रीडिंग माइनस मैक्सिमम अपॉन मिनिमम माइनस मैक्सिमम इंटू 100। तो हमें इससे हम पता एक्यूरेट रीडिंग पता चल जाती है। Why the determining of the boiling point of water thermometer is held in steam? अच्छा, इसका आंसर अगले पेज पे। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट नोट करने के लिए थर्मोमीटर हम स्टीम पे क्यों रखते हैं, हम पानी के अंदर क्यों नहीं डालते? क्योंकि पानी के अंदर हमें पता है कि पानी की कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, कुछ कम करते हैं। तो यही वजह है कि बीच वाला जो इलाका होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, साइड वालों का कम होता है, नीचे वालों का और भी कम होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो हर जगह का अलग आएगा अगर लिक्विड में रखेंगे तो। यही वजह है कि स्टीम का तो हमेशा सेम होता है, तो स्टीम के ऊपर रखेंगे एंड हमें पता चल जाएगा कि उस सर्टेन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या चल रहा है, एवरेज पता चल जाएगा। What observation made during the experiment would confirm that the heat given metal is a good conductor of heat? हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। यूजिंग, अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या है? यूजिंग 4 रॉड्स, ये एक्सपेरिमेंट है, ओके हम पढ़ लेते हैं। यूजिंग 4 रॉड्स, 4 हमने रॉड ली थी जी, ठीक है, और इसको दूसरी साइड पे हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर डाला था, या हॉट वैक्स के अंदर डाला था कोट करके। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर, एक साइड पे हमने इनको गर्म किया और दूसरी साइड पे जो हमने रिकॉर्ड किया कि किसका टेम्परेचर कितना है, तो सबसे ज़्यादा था कॉपर का, सबसे ज़्यादा आयरन का था, उसके बाद कॉपर का था, उसके बाद ग्लास का था, और सबसे आखिर में वुड का था। तो हमें ये पता चल गया कि ग्लास एंड वुड इज इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और आयरन एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, हाउ यू माइट चेक दैट यू हैव मेड गुड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन? ठीक है, स्क्रू टाइट होने चाहिए, सर्किट प्रॉपर्ली पैक होना चाहिए, और इसके अलावा जो एमीटर है और वोल्ट मीटर है उनको
हमने देखना होता है कि ज़ीरो एरर चेक कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है ये भी हो गया। गिव अ रीज़न फॉर मेकिंग अ लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये नॉर्म ये क्या है, ये नॉर्मल है क्या? वेट, मैं इधर ये डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ। इधर कोई खाली स्पेस नहीं है, वेट। हमने ये वाली डायग्राम पढ़ी थी ना, जिसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आया एंड उसके बाद ये यूं चला गया, ठीक है। तो हम क्या करते थे, बीच में एक नॉर्मल लाइन बनाते थे। क्यों बनाते थे? ताकि हम एक्यूरेट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक्यूरेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सके। तो बस ये इसीलिए है। सवाल क्या था, मेरे जहन से निकल गया, I'm sorry। जी, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग्स ले सकें। अच्छा, 6 सेंटीमीटर का नॉर्मल एटलीस्ट क्यों बनाते हैं? ताकि एंगल भी हम सही से कैलकुलेट कर सकें। देखो, हम जितना, देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बीच में एक नॉर्मल लाइन बनाई 6 सेंटीमीटर की। ये छोटी अगर मैं बनाता तो होता ये कि मुझे, अगर ये छोटी मैं बना देता ये वाली लाइन, तो मुझे यहाँ से एंगल कैलकुलेट करना होता, जो कि मेरे लिए मुश्किल हो सकता था यहाँ से। तो मेरे लिए अब यहाँ से मुझे करना है, तो यहाँ से भी वही एंगल आएगा, यहाँ से भी वही आएगा। इस वजह से मैं यहाँ से करूँगा और 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊंगा, ताकि दूर से एंगल कैलकुलेट कर सकूँ। तो मेरे पास बहुत एक्यूरेट एंगल आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, व्हाट एडवांटेज what advantage is there in using tracking paper on the for the screen? अच्छा, इसका आंसर है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट। इमेज जो हम देखना चाहते हैं, जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन होती है। उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती, कोई ब्लरिंग नहीं होती, और कोई भी लाइट बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास आ रही होती है। और हम चाहते हैं कि जो साइज़ है इमेज का वो उतना ही दिखे जो असल में ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो इस वजह से the size of the object can be conveniently measured by using the meter rule on the back of the tracing paper without disturbing the apparatus। ओके, ट्रेसिंग पेपर हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इजीली ट्रेस कर लें और apparatus भी ख़राब ना हो, apparatus भी डिस्टर्ब ना हो, और हम इजीली ट्रैक कर लें। ये इसकी एग्जांपल सिंपल सी इतनी है, कभी भी हमें ट्रेस करना होता है तो हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको ख़राब नहीं करना चाहते, तो इस वजह से हम ट्रेसिंग पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, वाई द आई नॉट प्लेस टू क्लोज टू द एंड ऑफ द रूल। हम जब भी मीटर रूल यूज़ करते हैं हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, हम बिल्कुल करीब तो नहीं घुस जाते। इसके लिए क्या होता है, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रही होती है वो हमें दिखती है रेटाइना से। हमारी जो आंखों में रेटाइना है ना, इसकी रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम रेंज के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं, ऑब्जेक्ट करीब आता है तो ब्लर दिखने लगता है। यही वजह है कि अगर फिंगर रखो अपनी आंखों के सामने और उसको आहिस्ता आहिस्ता, अपनी एक आंख बंद करो एक आंख खुली रखो, और वो जो फिंगर है उसको, जो आंख खुली भी है उसका आहिस्ता आहिस्ता करीब लेकर आओ। अगर हमें चेक करना है कि हमारी मिनिमम रेंज कितनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये फिंगर करीब आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा वो ब्लर होना स्टार्ट होगी। तो जहाँ पे वो ब्लर होना स्टार्ट हो रही है वो हमारा मिनिमम पॉइंट ऑफ विजन है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर होने लगता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। ओके, लास्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इमेज if the center of the object and the center of the lens are not the same height? होगा ये, या तो वो ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा या ऑब्जेक्ट
बड़ा दिखेगा। इमेज, अगर इमेज सामने बन रही है और हम ऊपर नीचे हैं कहीं, तो इमेज या तो छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी। पार्शियल दिखेगी या ब्लर दिखेगी, ओके, एक ही बात है। वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर किस लिए होता है? टू एडजस्ट द करंट इन द सर्किट। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो, इसका मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। उसकी रेजिस्टेंस ऐसा, देखो इतने सारे सर्किट हमने देखे, किसी में भी ऐसा रजिस्टर हमने नहीं देखा जिसकी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, वो गिवन होती है ऑलरेडी। बट ऐसे भी रजिस्टर आते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हम अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से ताकि करंट सप्लाई सही इक्वली हो सके। कभी कभार 5 ओम वाला रजिस्टर लेके आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा करंट सप्लाई ज़्यादा हो रहा होता है, हमें कम करना होता है, तो इसकी वजह से हम उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 4.6 पे ले आते हैं, तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन 30। बिफोर क्लोजिंग द स्विच, why is the rheostat adjust to its maximum value? ठीक है। अच्छा जी, देखो शुरुआत में तो करंट फ्लो हो रहा है, बाद में जो है वो करंट फ्लो हमने मिनिमम करना, एक सेकंड में पढ़ लेते हैं। दिस मेक श्योर मिनिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, सो व्हेन द सर्किट इज क्लोज द एमीटर डज नॉट गेट डैमेज। अच्छा, शुरुआत में जो करंट फ्लो होता है वो हो रहा होता है नॉर्मल जितना भी हो रहा है, बाद में अचानक से ज़ीरो होता है, तो मीटर तो वहीं रुक जाना चाहिए अचानक से अगर ज़ीरो हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्लो करता है एंड देन बिल्कुल ज़ीरो पे लेकर आता है, ताकि इक्वली वो जो पिन है वो नीचे की तरफ आए। ठीक है, वरना एमीटर डैमेज हो सकता है। अच्छा, हमने 30 कर लिया, 30 रह गए, वो इंशाल्लाह आज करेंगे।